हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि अगर दुनिया में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, आप उसको न तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज पार्टिकल्स जो भी आइसोलेटेड सिस्टम में हैं उसको आप न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप कोई नया चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है आप उसमें नया चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट नहीं कर सकते और नहीं कोई चार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स आइसोलेटेड चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Isolated चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि कोई भी आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि सिंगल चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए तो आप सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या फिर आप नेचर में सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, एंड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। आप सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो जितने भी टोटल चार्ज हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहते हैं। दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system, the total charge of an isolated system is conserved। जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उस सिस्टम का जो भी चार्ज पार्टिकल्स है सारे कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब कि अगर सपोज करो मेरा एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसको बाहर के दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में मान लो कि अगर कोई बॉडी है इस तरह से और एक और बॉडी है, अगर मान लो इसके पास 3 कूलम है, इसके पास 2 कूलम है, अगर ये ब्रेक होता है 2 पार्ट में अगर तो डेफिनेटली इसका जो टोटल अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो 3 2 5 कूलम होगा, तो ये ब्रेक होगा 2 कूलम और 1 कूलम में, और ये 2 कूलम। ये ट्रांसफर तो हो सकता है अलग अलग बॉडी पे, लेकिन टोटल नेट चार्ज अभी भी 5 कूलम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि जितना भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कंजर्व रहेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते और न ही कोई नया चार्ज पार्टिकल बन सकता है, सिर्फ इसका हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर यूरेनियम 92 एंड 238 मास नंबर इसका है, ये होता है इसका मास नंबर और इसका है ये एटॉमिक नंबर। तो जब ये ब्रेक करता है थोरियम में जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसका मास नंबर 234 होगा, और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 होगा। तो आप यहाँ पे टोटल चार्ज के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे टोटल चार्ज इसका 92 एटॉमिक नंबर है, मतलब 90 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन जितने भी चार्ज यहाँ पे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 होंगे, और यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 प्लस इसका 2, टोटल यहाँ पर भी 92 इलेक्ट्रॉन भी होगा। यहाँ पर भी यूरेनियम जो है ब्रेक करने के बाद में भी चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। यहाँ पे एक खास बात है, उस बात को हम लोग नोट में लिखते हैं। खास बात क्या है कि भले ही सिंगल चार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखें, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें हम लोग क्या देखें कि एटॉमिक जो बम था, एटम बम, वो एटम बम फटने के बाद उसमें देखा क्या गया कि उसका एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अगर
अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ तो बहुत सारा एनर्जी उससे निकलता है। आइंस्टीन के फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं E=mc²। अगर कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज के अलावा मास भी है, और तो मास, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट m मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें लाइट के स्क्वायर, लाइट की स्पीड जो होता है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो उतना एनर्जी उससे रिलीज होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम लोग देखें कि एटॉमिक बम जब फूटा तो उसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो भी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है तो उससे इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ तो भाई दुनिया पे एक चार्ज आ जाना चाहिए था हम लोग के, अगर दुनिया से सराउंडिंग से अगर कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है तो इस पर पूरा चार्ज आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि भाई क्या फिनोमिना है, क्या ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन नष्ट होने के बाद भी हम लोग दुनिया पे चार्ज नहीं आया। फिर बहुत डिस्कशन, बहुत सारा खोज के बाद ही पता चला, वैज्ञानिकों ने खोजा कि एक और पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होना चाहिए लेकिन उसका चार्ज जस्ट अपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, उस तरह का पार्टिकल्स नष्ट हुआ होगा, जिसके कारण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज अगर शुरू में 0 था तो अभी भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो बाद में पता चला कि वह चार्ज पार्टिकल पॉजिट्रॉन था। तो अगर इलेक्ट्रॉन का, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है लेकिन प्लस में होता है। तो पता चला, इसमें हम लोग एक बात पढ़ते हैं नोट में कि भले ही आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चार्ज इन पेयर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। पेयर में चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल्स को पेयर में क्रिएट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जब क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, पहले तो डिस्ट्रॉय देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय होता है तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ, साथ में इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ होगा, तो इसी के मास और इतना ही चार्ज जस्ट अपोजिट वाले चार्ज वाले पार्टिकल्स क्या हो रखे होंगे, नष्ट हुए होंगे। उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग पॉजिट्रॉन बोले, और पॉजिट्रॉन को E+E से दिखाते हैं। अगर E-E है तो E+E से दिखाते हैं हम लोग। तो ये दोनों पार्टिकल जब नष्ट हुए तो नष्ट होने के बाद गामा रेडिएशंस में बदल जाते हैं। इस तरह से गामा रेडिएशंस में बदल गए और इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहा गया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, एनिहिलेशन। इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहा गया। बाद में पता चला कि अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो डेफिनेटली गामा रे से हम लोग इस तरह के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नष्ट हुआ है तो उसे क्रिएट भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल बाद में वैज्ञानिकों ने हैवी धातु पे, हैवी मेटल्स पे बम्बार्डमेंट कराया जब गामा रे का। जैसे प्लेटिनम की बात करें, पीटी प्लेटिनम पे बम्बार्डमेंट कराया गामा रे का, तो इसको पेनिट्रेट नहीं करने के बजाय उसमें क्या कोगुलेट हो गए उसमें, और एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक पॉजिट्रॉन मिला। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गामा रे से हम लोग पार्टिकल्स भी बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहा गया पेयर प्रोडक्शन। इस तरह से हम लोग पेयर प्रोडक्शन को देखते हैं। तो ये तो हो गई बात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अब हम लोग देखते हैं कि एक और बहुत खास टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक इंडक्शन आप इसको बोल सकते हैं जनरली। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को, मान लो ये चार्ज बॉडी है और किसी अनचार्ज बॉडी है, तो किसी चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के पास आप ले जाते हैं तो ये जो अनचार्ज बॉडी होता है ये पोलराइज हो जाता है। और इस फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दैट मीन्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज बॉडी brought near to the uncharged body, then uncharged body gets
get polarized. Then uncharged body get polarized, and this phenomenon is called इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस फिनोमिना को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। आप समझिए होता क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में देखते हैं हम लोग कि मान लो कि मेरे पास इस तरह का एक बॉडी है ऐसा, और इस बॉडी के पास अगर बॉडी है तो डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे ही होंगे, चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे। तो मान लेते हैं अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, प्लस चार्ज माइनस प्लस बहुत सारे होंगे इस तरह से। अब अगर ये बॉडी है और इस बॉडी के पास हम लोग एक चार्ज पार्टिकल्स को ले जा रहे हैं, सपोज ए बॉडी था, इस बॉडी के पास अब एक बॉडी था और इस बॉडी में बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स भरे थे, और इस बॉडी के पास हम लोग क्या कर दिए कि इस तरह से एक प्लस चार्ज को मान लो ले गए। आप कोई भी चार्ज ले जा सकते हो, प्लस चार्ज ले जाओ, माइनस चार्ज ले जाओ, अब बात सेम है। अगर हम लोग प्लस चार्ज ले जाएंगे तो जैसे ही प्लस चार्ज ले गए, तो प्लस चार्ज ले जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही प्लस चार्ज ले गए होंगे इसके पास, तो ये सारे प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। हम लोग पढ़े थे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस को रिपेल करता है। तो प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही ले गए तो इसमें जितने भी माइनस वाले चार्ज होंगे, इस वाले बॉडी में जितने भी माइनस वाले चार्ज होंगे सारे के सारे इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से माइनस चार्ज आ जाएंगे, और प्लस वाले को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ सारे प्लस वाले आ जाएंगे। बीच में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, प्लस माइनस ऐसे करके, या फिर माइनस प्लस ऐसे बीच में जो अरेंजमेंट होता है लगभग सेम होता है, एवरेज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होना है इसमें। सारे माइनस इस तरफ हो जाएंगे और प्लस इस तरफ चले जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जो बॉडी है ये पोलराइज हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, बॉडी पोलराइज हो गया है। इसमें क्या है, ई प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करा है, ई प्लस माइनस को अट्रैक्ट करा है, तो इधर आया है, इसलिए ये जो इधर वाला माइनस चार्ज है इसको बाउंड चार्ज के नाम से जाना गया, बाउंड चार्ज। और इधर जो थोड़ा सा दूर हो गया है जिसपे एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, इधर एयर है, अगर कोई यहाँ से हम एक कंडक्टिंग वायर या कोई भी चीज़ जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, जो कंडक्टर हो, अगर हम इसमें ऐसा कनेक्ट कर दें तो हो सकता है चार्ज उसमें चला जाए। तो इस चार्ज को फ्री चार्ज कहा गया, फ्री चार्ज ऐसे। ये पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा गया। पूरा जो फिनोमिना है इलेक्ट्रिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग देखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स को अगर किसी बॉडी के पास ले जाए तो वह अपने से अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह बॉडी में दो पोल बन जाते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अब इस तरह से पोल जब कहीं भी बन जाएगा तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि बॉडी पोलराइज हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, हाउ टू चार्ज ऑफ अ बॉडी, है ना। तो सबसे पहला चार्ज करने का बहुत सारा मेथड है हम लोग के पास, उसमें से हम लोग देखेंगे कुछ एनसीईआरटी या उसके अलावा भी कुछ और मेथड है, कुछ और मेथड को भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो मेथड है चार्ज करने का किसी बॉडी को, बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट ए है, अगर दोनों को हम रब करते हैं तो रब करने से हो सकता है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाए या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो दोनों केसेस में बॉडी चार्ज होगा। देखते हैं कैसे। तो मान लो ऐसा हम लोग सपोज करते हैं मेरे पास इस तरह का एक बॉडी है, ऐसा एक बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्लास रॉड हो सकता है या फिर मान लो सिलिकॉन क्लॉथ, कुछ भी, सिलिकॉन क्लॉथ ले ले, ग्लास रॉड, या कोई भी दो बॉडी ले लेते हैं। मान लो एक बॉडी ये है और दूसरा बॉडी को हम ऐसा अज्यूम करते हैं। ये बिना रबिंग से पहले वाला केस है, बिफोर रबिंग,
बिफोर रबिंग। जैसे ही हम एक दूसरे को रब करते हैं, आफ्टर रबिंग देखो क्या होता है, आफ्टर रबिंग जैसे ही रब करेंगे तो मान लो कि ए वाला ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला और इस वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, इसमें डेफिशिएंसी वाला बॉडी हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो माइनस चार्ज कम होंगे, माने इस बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा, इस बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे इसमें, तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी को आप रब करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें आता है तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो इस तरह से ये बॉडी अब चार्ज हो गए हैं। तो रबिंग के मेथड से, रबिंग से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी को आप रबिंग करके चार्ज कर सकते हैं, तो और भी कुछ बॉडी चार्ज हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड है जिसमें हम लोग चार्जिंग पढ़ेंगे। इस मेथड से ना हो तो कोई और मेथड का यूज़ करके भी बहुत सारे बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो सेकेंड मेथड को हम लोग देखें, पहला तो बाई रबिंग, रबिंग से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होना है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह के एक बॉडी है, अच्छा, और दूसरा एक बॉडी है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा क्या कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो एक चार्ज बॉडी आपके पास होना जरूरी है। तो मान लो इस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, इस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही, बॉडी पहले से नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में पहले से हैं, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मान लेते हैं टोटल, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही इस अनचार्ज, ये बॉडी अभी अनचार्ज है, अगर जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी को इससे टच कराया जाता है, आप या तो कंडक्टिंग वायर का यूज कर लें या डायरेक्ट टच कर लें, मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, एक कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप कांटेक्ट कराते हैं इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ, तो होता है क्या है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें शिफ्ट होना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पे एक फोर्स लगाएंगे रिपल्सन का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा। अभी और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस पे फोर्स लगाएंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आते रहेंगे। तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे? नहीं, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स आया तो इधर से रिपल्सन फोर्स लगने लगा, तो इधर से भी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन मान लो अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स था, अगर यहाँ पे टोटल 48 इलेक्ट्रॉन्स आ गए होते तो इधर अभी 52 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 52 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जितना फोर्स लगाएंगे, ये 48 वाला का फोर्स उससे थोड़ा कम होगा, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा। तो जैसे ही दोनों पे 50-50 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 50-50 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स का इक्वालिटी सेम हो जाएगा, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल फोर्स हो जाएगा। और जब इक्वल फोर्स हो जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा सकता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर नहीं जा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का फोर्स क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाना रुक जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब पहले से ही अनचार्ज बॉडी था, लेकिन अगर इस वायर को अब हटा दोगे तो इस बॉडी को देखोगे कि अभी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा बाय इंडक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो अभी हम लोग पढ़े थे, तो बाय इंडक्शन, आप इंडक्शन से भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक बॉडी था ऐसा, और इस बॉडी में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, ढेर सारे प्लस माइनस ऐसे था, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स था।
जैसे ही हम किसी मान लो कि प्लस चार्ज को हम यहाँ पे लाएं, या हो सकता है कि प्लस लाओ या माइनस लाओ, सपोज चलो मान लेते हैं यहाँ पे माइनस। अच्छा एक और केस ले ही लेते हैं हम लोग, ढेर सारे प्लस माइनस इस पे चार्ज था, यहाँ पे एक प्लस चार्ज ले आए। अगर माइनस चार्ज लाते तो माइनस वाला प्लस को क्या करता, अपने तरफ अट्रैक्ट करता, और सारा का सारा प्लस चार्ज इस तरफ अरेंज हो जाता, और माइनस वाला चार्ज इधर अरेंज हो जाता। जैसे ऐसे हुआ, ऐसे होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले बॉडी में अर्थ इन कर देते हैं। जैसे ही अर्थ करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर अर्थ में चला जाता है, और ये जो बॉडी होता है इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमको इस मेथड से, इंडक्शन वाला मेथड से एक बॉडी को क्या कर लिए हम लोग, चार्ज कर लिए। अब अगर प्लस चार्ज लाते तो क्या होता, तो इसके अंदर में जो माइनस वाला है, माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ आ जाता और प्लस वाला इधर हो जाता। अब इसको अगर अर्थिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ का इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, यहाँ जाने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद में जो बॉडी होता है इस तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज जितना सारे हैं बच जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी बॉडी इंडक्शन के मेथड से भी चार्ज किया जा सकता है। इंडक्शन के बाद एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस मेथड से बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई एक बॉडी है, तो बॉडी में ढेर सारा प्रोटॉन प्लस माइनस ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो होता क्या कि अगर इस पे हम लोग लाइट देते हैं, अगर इस पे लाइट आता है, कोई भी अल्ट्रावायलेट या समथिंग कोई भी रे, लाइट रे अगर आता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा होगा, उस लाइट से एनर्जी उसको मिलता है, और एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करता है, मूव कर जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। हालांकि इस मेथड से पॉजिटिव चार्ज ही किया जा सकता है, क्योंकि इतना कम एनर्जी से किसी प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, और सारे के सारे मटेरियल में ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, इसके बारे में आप डिटेल्स में आगे सेकेंड बुक में आप पढ़ोगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक चैप्टर है उसी में नॉर्मली और भी अच्छे से। अभी नॉर्मल हम लोग चार्जिंग का बस प्रोसेस देखें, किसी बॉडी को इस मेथड से भी चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय थर्मल इमिशन। बाय थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास एक बॉडी है, इस तरह का एक बॉडी, इस बॉडी को हम लोग हीट एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इस बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट एनर्जी देने के क्रम में भी इसमें भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि हीट एनर्जी मिलता है उनको, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है, और इस केस में भी बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बनाएगा, नेगेटिव चार्ज इससे नहीं बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस मेथड से भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक और मेथड देख लेते हैं लास्ट, इसको बोलते हैं बाय इलेक्ट्रिक एमिशन। बाय इलेक्ट्रिक एमिशन। इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि अगर कोई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इस तरह से अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी बॉडी को आप रखते हो, तो इस बॉडी में जितने ही प्लस माइनस चार्जेज होंगे, प्लस माइनस बहुत सारे चार्ज होंगे। तो होता क्या है कि अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको रखते हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है, नॉर्मली फोर्स होता है Q/E। आगे इस बात को हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वहाँ पे, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पे कितना फोर्स लगता है। तो इस बॉडी में जो चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उस पर इतना फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंडेड होते हैं, फोर्स जैसे ही इन पे लगता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं।